ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कितना ज़्यादा रखना। हेलो, मैं हूं नितिन ठाकुर। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और इस शो का नाम है मनी मैनेजर। हर शनिवार यहां शेयर की चाल, निवेश के हाल, बाजारों का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी पर सरल भाषा में बातें होती हैं। सवाल जवाब होते हैं, समस्याओं के समाधान बरसते हैं और ऐसी ऐसी टिप्स मिलती हैं कि आप पैसा कमाकर नहीं, बचाकर भी कह सकते हैं कि हमारा मनी मैनेजर बड़े काम का है। और साहब, हमारा नारा है बचाते रहो। आज है अपनी 5वीं मुलाकात और इस मुलाकात का एजेंडा है कोविड लोन। इस टॉपिक का रेशा रेशा उधेड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट शुभम शंकर। शुभम पर्सनल फाइनेंस और मार्केट के एक्सपर्ट हैं, इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर हैं और अगर आप इंडिया टुडे पढ़ते हैं तो फिर इनके नाम से अनजान रह ही नहीं सकते। स्वागत है शुभम जी आपका। शुक्रिया। तो आज बात होगी कि क्या है कोविड लोन, किसे मिलता है, कैसे मिलता है, कोविड लोन नाम क्यों रखा है इसका, बाकी लोन से ये अलग कैसे है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर बार की तरह शॉर्ट में बता देता हूं, अगले आधे घंटे में हमारी मुलाकात किन किन पड़ावों से होकर आगे बढ़ेगी। सबसे पहले मैं सुनाऊंगा इस हफ्ते की 4 बड़ी खबरें और हर खबर पर लूंगा शुभम का एक्सपर्ट कमेंट। फिर आएंगे अपने कोविड लोन वाले एजेंडे पर। हमारा एक सेगमेंट है हाजी और नाजी। हाजी कहूंगा तो शुभम बताएंगे कि कोविड लोन लेना किस तरह फायदेमंद है। नाजी कहूंगा तो शुभम समझाएंगे कि क्यों इस लोन को हाथ भी न लगाएं। देन आएगा रैपिड फायर राउंड। मैं दागूंगा एक के बाद एक सवाल और शुभम करेंगे जवाबी फायर। लास्ट में आपको बताएंगे अगले हफ्ते का टॉपिक ताकि आप अपने सवाल भेज सकें और फिर बजेगी क्लोजिंग बेल जिसमें शुभम आपको उन बातों से कराएंगे आगाह जो आपको रखनी है ध्यान, ताकि अगले हफ्ते भी आप पिछले हफ्ते की तरह बचत कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप न्यूज ऑफ द वीक के साथ। पहली टॉप न्यूज, शुभम जी, बात है जीडीपी की। नेगेटिव में चली गई है। जीडीपी के गिरने से आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर होता है? जीडीपी का गिरना यानी कि देश आर्थिक विकास की जो रफ्तार है वो थम रही है, नीचे गिर रही है। जीडीपी में केवल एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा, जीडीपी का 60% हिस्सा होता है जो हम और आप खर्च करते हैं। हम और आप खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आय टूटी है। आय टूटने की वजह से खर्च नहीं हो रहा है, खर्च की वजह से निवेश नहीं आ रहा है। यानी कि जीडीपी का गिरना हमारे और आपके जीवन स्तर के नीचे जाने का सीधा संकेत जी। दूसरी टॉप न्यूज, CMIE के ताजा डेटा से पता ये चलता है कि अगस्त में बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है। तो अगस्त में बेरोजगारी दर 8.35% दर्ज की गई, जबकि पिछले महीने जुलाई में इससे कम थी, 7.43। इस पर आपका कमेंट? स्वाभाविक है, बारिश से पहले जो चौमासे जिन्हें हम बोलते हैं, बारिश से पहले गांव में, रूरल इंडिया में काफी काम होता है जो बारिश के तत्काल बाद कम हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कह लीजिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कह लीजिए, तमाम एक्टिविटीज चाहे वो रूरल हो चाहे वो शहरी हो, वो थम जाती हैं, क्योंकि बारिश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जिसमें सबसे ज्यादा लोग जुड़े होते हैं वही सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो इसकी वजह से बारिश के बाद ये एक असर आना स्वाभाविक था, पहले से माना जा रहा था, और वही हमने देखा कि जो नया नंबर आया CMI का उसमें बेरोजगारी दर एक बार फिर से बढ़ गई है। तो ये स्वाभाविक है, इसे नॉर्मल लें। ओके। थर्ड टॉप न्यूज, अगस्त महीने के सर्विस सेक्टर के आंकड़े भी आ चुके हैं। गिरावट पहले से थोड़ी थमी है। क्या ये राहत भरी खबर है या अभी चैलेंजेस बाकी हैं? समझ लीजिए कि हम लोग बिल्कुल गड्ढे में गिरे थे, तो अब धीरे धीरे उठ रहे हैं, घुटनों पे आए हैं। घुटनों पे आना भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। जो 3 महीने थे अप्रैल मई जून के, जिसमें सारी फैक्ट्रियां, सारी सेवाएं, सब तरीके के खरीद फरोख्त बंद थी, फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, उस स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। हालांकि कोविड के केसेस का लगातार बढ़ना, अभी भी आर्थिक गतिविधियां कब तक दोबारा से प्री कोविड लेवल पर आएंगी, इस दिशा में कुछ भी कहने से लोगों को, विशेषज्ञों को, व्यापारियों को, अब किसी भी हितधारक से मिलिए, कोविड के बढ़ते केस अगर उसकी एक नजर में है तो वो दूसरी नजर से आपको ये
आकलन करके गणना करके नहीं बता सकता कि चीजें कब तक बेहतर होंगी या प्री कोविड लेवल जैसी हो जाएंगी। तो स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन थोड़ी बहुत नियंत्रण में है। फोर्थ टॉप न्यूज, ग्लोबल इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है वो पिछले 5 साल में लगातार बेहतर हुई है। इस साल भारत ने टॉप 50 में अपनी जगह बना ली है। क्या है ये लिस्ट जहां हम बेहतर कर गए और इससे मदद क्या मिलती है? देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है जहां पर आपकी साख, आपकी कंपनियां, आपका प्रदर्शन किस तरीके से है उससे बेहतर हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है, इस तरीके के इंडेक्सेस का या इस तरीके के सूचकांकों का बहुत महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि एक कहावत है कि हमाम में सब नंगे, तो वो अभी वो वाली स्थिति है कि अभी कोई भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि इसमें अच्छा और बुरा देखा जाए। ओके, तो ये थी बीते हफ्ते की टॉप न्यूज। लेकिन जैसा वादा था, आ गए हैं हम कोविड लोन पर। तो शुभम, जैसे हम जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसका नाम पूछते हैं, ऐसी जरा मुझे इस लोन के नाम का राज बताइए। कोविड के दौर में शुरू हुआ है और सीधा असर करे, लोगों को ये सीधे समझ में आए कि ये लोन कहीं ना कहीं कोविड से जुड़ी जो दिक्कतें हैं, जो व्यवधान है, जो प्रकोप है, और इस दौरान अगर आप कोविड की वजह से आपकी आय, आपका व्यवसाय, आपका व्यापार अगर प्रभावित हुआ है, तो आपको जो कर्ज मदद कर सकता है तत्काल, वो कर्ज कोविड कर्ज है। तो ये हुआ नाम। अब बताइए इसका काम क्या छिपा है इस स्कीम में? इस स्कीम में 2-3 चीजें जो बड़ी अहम है वो ये है कि ये कोविड लोन दरअसल तमाम बैंकों में अगर हम बात करें तो एसबीआई भी लाया, बीओबी भी लाया, पीएनबी भी लाया, यानी कि देश के दिग्गज सरकारी, निजी, एनबीएफसी कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, हर तरीके के वित्तीय संस्थानों ने इस तरीके के कर्ज की पेशकश की। ये कर्ज देने के पीछे जो बैंकों की सबसे बड़ी वजह थी वो समझना जरूरी है। वो 2 वजह थी। बैंकों के ऊपर ये दबाव था कि वो किसी भी तरह आम लोगों के हाथ में पैसा छोड़ें, कर्जा छोड़ें, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो आम उपभोक्ता हों, उनके हाथ में क्योंकि पैसा जाएगा तभी मांग को बूस्ट मिलेगा, मांग को सहारा मिलेगा। चाहे आप आत्मनिर्भर भारत पैकेज कह लीजिए, चाहे सरकार की ओर से तमाम तरीके के दिए गए और प्रोत्साहन कह लीजिए, आरबीआई का लिक्विडिटी डालना, टारगेटेड रेपो ऑपरेशन करना, एनबीएफसी के लिए अलग से पैकेज देना, ये सभी अगर आप देखें मोटे तौर पर एक ही इनका मकसद था कि किसी तरह इकोनॉमी में लिक्विडिटी को डाला जाए। उसी कड़ी का एक प्रयास था ये कोविड लोन। ये जो तमाम वित्तीय संस्थाएं लेकर आई थी, ये उन ग्राहकों का जिनका पहले से साख जिनकी बहुत अच्छी है, कि मान लीजिए कि अगर नितिन ठाकुर या शुभम शंकरार या ऋतुराज कोई एक ऐसे बैंक के कर्जदार हैं जो पिछले 3 साल से कोई कर्ज लिया हुआ है और बिना किसी डिफॉल्ट के अपना सारा कर्जा चुका रहे हैं, तो और अगर मान लीजिए उनकी आय पर किसी तरीके की कोई चोट पहुंची है, उनकी तनख्वाह कट गई है, या वो किसी कंपनी में काम करते थे, वहां तनख्वाह आनी बंद हो गई है, या उनका व्यापार जो था वो अब नहीं चल पा रहा है, वो किसी व्यवसाय से जुड़े थे जहां कार्यशील पूंजी की जरूरत अचानक आ पड़ी है, तो क्योंकि उनकी क्रेडिट स्कोर अच्छा है, उनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा है, तो बैंक अपने ऐसे ग्राहकों को या ऐसे लोगों को जिनको वाकई जरूरत है और जो अच्छा जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है, उनके लिए इस तरीके के लोन की पेशकश कर रहे थे। बैंक अपनी तरफ से ये कह रहे थे कि मोरेटोरियम तो एक अलग बात है कि आपको पुराने लोन पे तो मोरेटोरियम मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको पैसे की जरूरत है किसी भी चीज के लिए, तो आप इस तरीके के कर्ज को ले सकते हैं। 75,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की इसकी सीमा थी। 2-3 इसमें काफी अच्छी चीजें ये थी कि ये पर्सनल लोन से कम कर्ज पे मिल रहा था, और दूसरा प्रीपेमेंट का कोई चार्ज नहीं था। मतलब अगर आज आपने पैसा लिया और 3 महीने बाद आपकी आय सुचारू हुई और आप ये चाहें कि आप पूरा लोन चुका दें, तो अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो कई बैंक, कई एनबीएफसी कंपनीज आपसे प्रीपेमेंट चार्ज वसूलती हैं कि नहीं, अगर आपने 5 साल के लिए लिया और अगर आप 3 साल में देते हैं तो एक प्रीपेमेंट चार्ज आपको लगेगा। तो कोविड लोन को दरअसल इन सब चीजों से अलग रखा गया था। प्रोसेसिंग नहीं जा रही थी, प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं जा रहे थे, पर्सनल लोन से कम कर्ज दर पे मिल रहा था, और अच्छे कस्टमर जो कोविड की वजह से किसी प्रकोप में फंस गए हैं या उनकी आय टूट गई है, उनको ये पेशकश की जा रही थी मुख्य तौर पर। लेकिन शुभम जी, वैसे तो आपने बता दिया कि अलग कैसे है, पर मैं फिर भी ये पूछना चाहूंगा कि कई सारे विकल्प तो बाजार में पहले से मौजूद थे भाई। क्रेडिट है, पर्सनल लोन है, मॉर्गेज लोन है, गोल्ड है, तो ये सारे ऑप्शंस थे। फिर कोविड लोन में इन सबसे अलग क्या है? देखिए, आपने जितने भी लोन्स दिए वो ऑलरेडी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो वहां था, लेकिन इन सब में जो सबसे इजी लोन था, जो अनसिक्योर्ड लोन था, वो था पर्सनल लोन। पर्सनल लोन से कोविड लोन 2 तरीके से अलग था, जो मैंने आपको बताया। एक, पर्सनल लोन की दर जनरली अगर आप देखें
बहुत कुछ आपके सिविल स्कोर पर, आपके रीपेइंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। बट उसके बाद भी अगर आप मोटे तौर पे देखें तो बहुत खराब स्थिति में आपको 24% तक और बहुत अच्छी स्थिति में भी आपको 14-15% तक पर्सनल लोन मिलता है। जबकि कोविड लोन की जो दर थी वो बैंकों में 8.5-9% से शुरू होकर और 15% तक जा रही थी। यानी कि अगर आप बहुत अच्छे बैंक के कस्टमर हैं, आपके सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो इस बात की भी की संभावना थी कि आपको 10% से नीचे की दर पे कोविड लोन मिल जाए। जिस दर पे दरअसल आपको कार लोन या होम लोन मिलता है, उस दर पर आपको एक ऐसा अनसिक्योर्ड लोन मिल जाए जिसकी वजह से आपको कुछ मॉर्गेज नहीं रखना पड़े। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ ऐसे विकल्प हैं जो चाहे आप वो गोल्ड लोन की आपने बात की, या आपने मॉर्गेज रख के प्रॉपर्टी को बात की, या आपने मान लीजिए आपकी सैलरी पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, एक वो है। विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन इस बीच कोविड क्योंकि एक विशेष मकसद से विशेष समय पर विशेष लोगों के लिए लाया गया था, तो इसके संग कुछ 1-2-3 चीजें, विशेषताएं, फीचर ऐसे जुड़े थे जो कहीं ना कहीं ये अन्य विकल्पों पर इसको हावी कर रहे थे। ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हाजी नाजी। तो शुभम, हाजी, क्यों लेना चाहिए कोविड लोन? कोविड लोन अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां पर आपकी जो देनदारी है, या अगर आपको डिफॉल्ट का डर है, या अगर आपका बिजनेस किसी छोटी वर्किंग कैपिटल की वजह से हिलक गया है, या आपको कुछ अपने घर की ऐसी मेडिकल इमरजेंसी, या मान लीजिए कुछ ऐसे खर्चे जो आप नहीं टाल सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको शायद कोविड लोन लेकर, और जो अगर 3 महीने 6 महीने की स्थिति है, इससे आपको उभारा जा सकता है, तो आपको शायद उसका चयन करना चाहिए। और कहूं यदि नाजी, क्यों दूर रहने में ही भलाई है? अगर बिना लिए काम चल जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं। कर्ज एकदम रक्त बीज की तरह होता है, जहां गिरता है वहीं से पनपता है। तो कर्ज लेना तो किसी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, उसके पास इमरजेंसी फंड पड़ा है, उसके पास कोई ऐसा निवेश है जहां पर उसको 5%, 6%, 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो मेरी निजी सलाह यही है कि वो पहले उस बचत को तोड़े। क्योंकि 6% आप अपनी बचत पर कमा रहे हैं और 8% आप कर्ज पर दे रहे हैं, या 10% आप कर्ज पर दे रहे हैं, ये किसी भी तरह आपकी वित्तीय सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, सेविंग्स है, कोई ऐसा निवेश है जहां आपको 5%, 4%, 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर पहले उसका उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, और उसके बाद ही कर्ज की तरफ बढ़िए। कर्ज किसी भी सामान्य परिस्थिति में लेना, चाहे वो कोविड हो, पर्सनल हो, किसी भी तरीके का कर्ज हो, लेना आपकी वित्तीय सेहत के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो फिर कई ऐसे सवाल मुझे करने हैं जो आपके और हमारे सबके जहन में चलते हैं। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। एक सवाल है मेरे जहन में, बहुत बार हम ये तय नहीं कर पाते कि मुझे जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, फिर हम या तो उसे मिस कर देते हैं या फिर बिना काम के उठा लाते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। तो कोविड लोन की ज़रूरत का आकलन कोई कैसे करे? हालांकि थोड़ा सा इशारा आपने कर दिया है, लेकिन कोई कैसे तय करे कि उसे ज़रूरत है या नहीं है, इस भ्रम से निकालिए। देखिए, अगर आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको जो कैश की जरूरत है, आपका महीने का जो खर्चा है, सपोज कीजिए आपके घर के महीने का खर्चा जो है वो 40,000 रुपए है, जिसमें आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपकी आय प्रभावित हुई है मान लीजिए 30%, कि आपको पहले 50,000 रुपए मिलते थे और अब आपको 35,000 रुपए मिलने लगे, हम एक आइडियल केस स्टडी लेते हैं, ठीक है। अब आपने मान लीजिए आपकी 15,000 रुपए तनख्वाह कम हो गई, 35,000 मिलने लगी और आपका खर्चा है 40 से 45,000 का, यानी कि हर महीने आप 5 से 10,000 रुपए शॉर्ट पड़ रहे हैं। एक मोटी चीज ये हुई। इस 5 से 10,000 की व्यवस्था क्या आप अपने इमरजेंसी फंड से,
क्या आप अपनी सेविंग्स से, क्या आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से जो बिना किसी कर्ज के आपकी मदद करने के उद्देश्य से आपको 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए पैसा दे सकता है, वहां से? क्या आप अपने किसी ऐसी एफडी से जहां आपको 4-5% का रिटर्न मिल रहा है? क्या आप अपने किसी ऐसे निवेश से, इन्वेस्टमेंट से, डेट फंड वगैरह से जहां पे आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है? क्या ऐसे किसी भी विकल्प से जहां आपको कोविड लोन की दर से सस्ता या आसानी से पैसा मुहैया हो जा रहा है, तो सबसे पहले आप उसकी व्यवस्था कीजिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए आप पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था और आपके घर में 2 लोग कोविड पॉजिटिव हो गए जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई, और ऐसी स्थिति में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, जो आप तत्काल नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको कोविड लोन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये लोन अभी पर्सनल लोन या किसी अन्य तरीके के लोन से ज्यादा आपको आसानी से, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक आसानी से आपको दे सकते हैं आपकी जरूरत को समझते हुए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप किसी नई बाइंग का प्लान बना रहे थे कि भाई मैं 3 महीने पहले ये सोच रहा था कि कार अपनी चेंज कर दूंगा, या मैंने कार की बुकिंग करा रखी थी और वो कार की डिलीवरी मुझे सितंबर में या अगस्त में या अक्टूबर में मिलनी थी, क्या हमें कार लेना इतना जरूरी है? नहीं। कार का आप प्लान तत्काल पोस्टपोन कर दीजिए, उसके लिए आप किसी कोविड लोन जैसे लोन की या कार लोन जैसे लोन के लिए भी मत फंसिए कि आप कार लोन के लिए कार लोन ले रहे हैं और उसके डाउन पेमेंट के लिए कोविड लोन, ऐसा कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैंक भी आपको, मुझे लगता है कि इस चीज के लिए हतोत्साहित करेंगे कि आप इस स्थिति में जब आपकी आय टूटी हो तब आप नए कर्ज को अपने ऊपर बढ़ाएं। तो ये आकलन कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत गोल्डन और थंब रूल है, लेकिन ये बहुत बेसिक एक समझने वाली बात है कि आपको जिन चीजों को नहीं टाला जा सकता उनके लिए लीजिए, और वो भी तब लीजिए जब उससे सस्ते या उससे बेहतर विकल्प आपके पास उपलब्ध ना हो। बढ़िया सलाह है आपकी। अच्छा, एक बात और बताते चलिए, ये कोई भी ले सकता है या कुछ खास लोगों के लिए ही है? देखिए, बैंक हर उस व्यक्ति को कर्ज दे सकता है जो बैंक को ये मुतमईन कर दे कि मैं आपका रीपेमेंट कर्ज का समय से कर दूंगा, ये मेरी आय है, ये मेरे खर्चे हैं। अगर उसकी आय और उसके खर्चे का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इतना बैलेंस्ड है कि बैंक का मैनेजर इस बात पर तसल्ली कर सकता है कि हाँ, ये व्यक्ति बिना डिफॉल्ट के अगले 3 साल, 5 साल, 2 साल में मेरा कर्ज वापस कर देगा, तो बैंक आपको तत्काल कर्ज दे देंगे। केवल आय का सुचारू होना और आपके सिविल स्कोर का बढ़िया होना, केवल यही 2 चीजें होती हैं। और तीसरी चीज होती है कि आपके आय और व्यय का जो संतुलन है, कि अगर आपने 50,000 की आपकी सैलरी आती है तो क्या आपके ऊपर लोन, ऐसा तो नहीं लोन की किस्त पहले ही आपकी होम लोन की किस्त 30,000 चल रही हो और उस 20,000 बचे हुए आय में भी आप नया कर्ज की डिमांड कर रहे हो। तो केवल आपकी आय सुचारू हो, रीपेइंग कैपेसिटी के लिए आपके आय और व्यय का संतुलन हो, ये 2 चीजें मुख्य रूप से कोई भी बैंक देखता है, आपका सिविल स्कोर देखता है और आपको लोन दे देता है। चलिए, तो अब वक्त है हमारे रैपिड फायर राउंड का। यहाँ मेरे पास कुछ सवाल हैं, इनमें कुछ मेरे भी हैं, कुछ दूसरों के, तो उनका जवाब आपसे फटाफट जानेंगे। एक जनरल सा सवाल है लोन को लेकर कि किसी भी तरह का अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? लोन लेते समय सबसे पहली जरूरत कि जो लोन हम जिस दर पे ले रहे हैं वो रेट क्या है। कई बार होता क्या है कि बहुत सारी एनबीएफसीज आपको बहुत इजी टर्म्स कंडीशंस के साथ बहुत आसानी से पेपर वर्क करा के और लोन दे देती हैं, बट उनका जो लोन का रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हमें हमेशा कर्ज लेते समय सबसे बारीक तरीके से जिस चीज को परखना चाहिए वो है ब्याज की दर, हम किस दर पर वो कर्ज लेने जा रहे हैं। दूसरी चीज हमें ये समझनी चाहिए कि प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्जेस, जो इस तरीके की चीजें हैं वो कौन से बैंक में सबसे ज्यादा आसानी से और सबसे ज्यादा कम है। प्रोसेसिंग फीस एक बड़ा हिस्सा होता है जो कई एक बार 1%, 1.25%, आधे %, और कई बार बैंक कुछ स्कीम्स के थ्रू प्रोसेसिंग फीस माफ भी करती है। बहुत सारे बैंक कोविड लोन में प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहे हैं। तो हमको ब्याज की दर और इसके जो ये कंडीशंस हैं, टर्म्स कंडीशन, इनको देखकर ही बैंक, किसी भी बैंक से या वित्तीय संस्था से कर्ज का निर्णय लेना चाहिए। बहुत बार लोग जो हैं, मैंने देखा है, ब्रोकर का सहारा लेते हैं लोन पास कराने में, क्योंकि उन्हें सीधे तौर पर लोन मिलने में परेशानी हो रही होती है। तो कितना सही है लोन के केस में कि एक तरह का अंधा विश्वास कर लिया जाए, खासकर जब आप ऐसे ब्रोकर्स को अपना ढेर सारा कागज सौंपते हैं, डॉक्यूमेंट सौंपते हैं उस काम के लिए?
इस समय जिस तरीके का सिनेरियो है, बड़े बिजनेस लोन्स को अगर छोड़ दीजिए, जिसमें आपको कई तरीके के कागजात जरूरत पड़ती है किसी वकील से या सीए से तैयार कराने के लिए, अगर हम एक आम उपभोक्ता की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी ब्रोकर की जरूरत है। तमाम बैंकों ने अपने तमाम ऐसी विंडोज, चाहे वो मोबाइल ऐप हो चाहे इंटरनेट, मतलब कई बैंक अगर आप देखें, बड़े निजी बैंक तो आपको इंस्टेंट लोन की भी फैसिलिटी आपके मोबाइल ऐप पे दे रहे हैं कि आप क्लिक कीजिए और 3 मिनट में आपके अकाउंट में डिसवर्सल आ रहा है। जब इस तरीके जैसी चीजें हैं, जब बैंक लगातार ग्राहकों से संवाद साधने की कोशिश कर रहे हैं, हमने देखा कि मोरेटोरियम के लिए किसी भी तरीके के ब्रोकिंग एजेंट या उसकी जरूरत नहीं है, बैंक डायरेक्ट अपने ग्राहक से संपर्क कर रहे हैं। अगर आप पुराने लंबे समय से किसी बैंक के साथ अपनी बैंकिंग में है तो निश्चित तौर पर वहां के मैनेजर, वहां के कर्मचारी आपको जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में किसी ब्रोकर के चक्कर में जाना या फंसना मुझे नहीं लगता कि कोई उचित है, अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस या इस तरीके का लोन जिसमें तकनीकी पहलू हैं जो आप नहीं आसानी से समझ सकते हैं। आम उपभोक्ता डायरेक्ट बैंक में जाए, जिस बैंक से उसकी बैंकिंग है, वहां जाकर अपनी बात अपने मैनेजर को कहे। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर विकल्प है बजाय किसी ब्रोकर के थ्रू जाने से। ठीक है। अच्छा, एक सवाल हमारे साथी सचिन द्विवेदी का है। वो पूछते हैं कि बहुत बार हम लोन लेने की सीमा तय नहीं कर पाते और मैक्सिमम अवेलेबल अमाउंट जो होता है वो उठा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का भी यही हाल होता है, हम मैक्सिमम लिमिट ले लेते हैं, बहुत लोग उसका यूज करते रहते हैं। तो लोन हो या कार्ड, दोनों जगह एक जैसा मामला है। क्या हमें इस मैक्सिमम से नहीं बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। कर्ज तो जितना कम लिया जा सके उतना अच्छा। अगर आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल दिया कि आप कोई 10 लाख की कार खरीदना चाहते हैं, आपके पास 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट को आपको 6 लाख का कर्ज लेना है, और अगर आपके पास ऐसे मित्र, रिश्तेदार, माँ बाप, सास ससुर और कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कहता है कि मेरे से चलो तुम 1 लाख रुपया ले लो या 2 लाख रुपया ले लो जो तुम मुझे बिना ब्याज के साल भर में वापस कर देना, तो मेरा मानना यह है कि आप 2 लाख वो पकड़िए और 4 ही लाख लोन लीजिए। क्योंकि हमें तो कर्ज जितना सस्ता मिले और जितना ना लेना पड़े, पहले वो विकल्प दीजिए। उसके बाद तो फिर जब कुछ नहीं बचा तब हमको इस स्थिति में जाना चाहिए। और अगला सवाल है हमारे प्रोड्यूसर ऋतुराज का। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी के साथ लोन फ्रॉड होता है तो वो क्या करे? देखिए, लोन फ्रॉड का होता है तो तत्काल उसको बैंक में जाके अपना सबसे पहले रिक्वेस्ट डालनी चाहिए, और उसके बाद बैंकिंग ऑम्बड्समेंट संस्था होती है जहां पर आपके किसी भी तरीके की शिकायत की जानकारी लेकर और उस पर कार्यवाही की जाती है। ये दो एक विंडो है, पहले बैंक से आप संपर्क साधिए और उसके बाद बैंकिंग ऑम्बड्समेंट की तरफ जाइए। अच्छा, इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूँ। कब और किन हालात में हमें शक करना शुरू कर देना चाहिए कि गुरु कुछ गड़बड़ तो है यहाँ? देखिए, अगर आपको कोई, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई ऐसी चीज मुहैया कराई जा रही है, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि मैं आपको पर्सनल लोन होम लोन से कम दर पे दिला दूंगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि आपको सर पेपर्स में कुछ भी लिखा हो लेकिन आपको प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई भी ऐसी चीज जो आपको ये लगता है कि ऐसा बैंक अधिकारी नहीं कह रहा है, बैंकों के टर्म्स कंडीशंस में या पेपर में नहीं रखा है, लेकिन उसके बाद भी कोई एजेंट, कोई फोन बैंकिंग अधिकारी आपको ऐसा कुछ कमिटमेंट कर रहा है, तो निश्चित तौर पर सतर्क हो जाइए। क्योंकि बैंक का सीधा धंधा ये है कि वो आपसे सस्ती पूंजी ब्याज जमा पर लेता है और आगे वो महंगा लोन देता है। अगर आपको वो लोन इस स्थिति में दे रहा है जो उसकी बूची से भी नीचा है, तो बैंक कहाँ से दे रहा है? अपने घर से तो देगा नहीं। तो निश्चित तौर पर अगर आपको कोई ऐसे लोक लुभावन ऑफर दे के और किसी तरीके के लोन देने की बात कही जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है इसको आपको तत्काल बचना चाहिए और संग में आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। ओके, तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। शुभम, हम आगे बढ़ेंगे अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें बता दीजिए कि अगले हफ्ते किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अगले हफ्ते हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने और ऋतुराज ने डिस्कस किया था कि जब आप किसी कोई परिवार में आप संबंध जोड़ने जा रहे हैं अपनी बिटिया का या अपनी बहन का, तो किस तरह आप कुंडली मिलाने से पहले जरूरी है या कुंडली मिलाने के साथ ही जरूरी है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिलाइए। आप ये पता कीजिए कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी बिटिया का या बहन का रिश्ता करने जा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस में कौन सी 7 चीजें ऐसी हैं जो 7 बच्चों के साथ भी देखनी जरूरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और खास तौर पर जो बेचारे कुंवारे हैं उनको तो जरूर सुन लेना चाहिए। ठीक है, तो अब टाइम है लास्ट सेगमेंट का, नाम है क्लोजिंग बेल। और अब यहां पर हम उन बातों
पर बात करते हैं, आप वो टिप्स देते हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। अगले हफ्ते क्या कुछ ऐसा होने वाला है कि आप हमें बताइए, हम उन पर नजर रखें ताकि हमारी जो बचत है वो बढ़े। शुक्रवार को हमने देखा हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में 700 अंक की गिरावट आई है। ये गिरावट बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी। आरबीआई ने ये अपनी हाल की रिपोर्ट में ये आशंका जताई थी कि इकोनॉमी की स्थिति और शेयर बाजार की स्थिति दोनों आपस में मैच नहीं खा रहे हैं। आने वाले दिनों में बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एफआईआईज की ओर से खरीदारी हल्की पड़ी है। हमें अगले हफ्ते गौर करना होगा बाजार की चाल पर और साथ साथ एफआईआईज की खरीदारी पर, पहली चीज। दूसरी बड़ी चीज, कोविड के केसेस जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, पूरे हफ्ते हमें नजर बना के रखनी होगी कि कोविड के केसेस अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं तो क्या फिर से एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेंट हो सकती हैं। क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से अगर आप देखें तो पूरे देश में ना तो लॉकडाउन खुलने की स्थिति है, ना ही आर्थिक गतिविधियां पहले की तरह पहुंच पाई हैं। निश्चित तौर पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई के नंबर ये दिखाते हैं कि जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनमें कुछ निचले स्तर से रिकवरी आई है, बट अभी भी प्री कोविड जैसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं हम। तो ये हमें देखना होगा कि कोविड के केसेस, स्टॉक मार्केट की चाल और इस बीच रुपए पे हमें बहुत नजर बना के रखनी होगी। अगर बाजार में बिकवाली हावी होती है, फिजिकल डेफिसिट सरकार जो नंबर आया है पिछले हफ्ते की 4 महीनों में अपने पूरे साल का फिजिकल डेफिसिट पूरा कर चुके हैं। रेवेन्यू अच्छे नहीं है, जीडीपी पहले से गिर रही है, इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट अब आने वाले दिनों में बड़ा दिखेगा। अगर फिजिकल डेफिसिट बड़ा दिखता है तो रुपए पे इसका गंभीर असर होगा। रुपए की चाल को भी देखना जरूरी है। चाइना की तरफ से टेंशन वो हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर वहां ऐसा कहीं कुछ घटता है तो निश्चित तौर पर वो भी रुपए के लिए एक बड़ा संकेत होगा। ओके, शुक्रिया शुभम जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए इतने कम वक्त में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है आप सभी को यहाँ ढेर सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। शुभम ने बहुत विस्तार में, बहुत सारी गहराई से कई ऐसी चीज़ें बताई जो अभी तक थोड़ा सा मैं उन्हें लेकर कंफ्यूजन में था। अगर कुछ रह गया हो और आपके पास सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। कोविड लोन पर बचे हुए आपके सारे सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड में देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यह है हमारा वीकली पॉडकास्ट मनी मैनेजर। आज आपने सुनी कोविड लोन की कहानी। हर शनिवार हम ऐसी किसी न किसी कहानी के साथ हाजिर होते हैं। आसान भाषा में अगली बार भी सुनेंगे। इस शो को प्रोड्यूस किया है ऋतुराज ने, साउंड मिक्सिंग है सचिन द्विवेदी की। इस शो से जुड़ा कोई भी सुझाव हो, शिकायत हो, सवाल हो, हमें लिखिए radio@aajtak.com पर। अपने सवाल भी यहीं आप लिखकर भेज सकते हैं, radio@aajtak.com। अगले शनिवार फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नितिन ठाकुर नाम है मेरा। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।